अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं मौजूद हूँ नेशनल कराची में और क्या जबरदस्त टेस्ट मैच हमने विटनेस किया। और मुझे याद है बाबर के 196 बड़े शानदार थे जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच गुज़िश्ता साल हुआ। और ये जो टेस्ट मैच था, दिल की धड़कनें तेज थी। और ये जो क्रिकेट है, इसी को कहते हैं कि असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है। और मेरे साथ इमरान मौजूद है। कल हमने इस मैच को बड़ा जबरदस्त तरीके से कवर किया और आखिरी लम्हात तक कुछ नहीं पता था क्या नतीजा आना है। और आखिर में ड्रॉ हुआ, ना न्यूजीलैंड जीत सका ना पाकिस्तान, बल्कि लाइट जो है वो आखिर में विनर थी। और उसकी वजह से पाकिस्तान अभी टेस्ट मैच बचाने में कामयाब हुआ। न्यूजीलैंड भी मुझे लगता है लकी रहे कि शायद अगर एक दो चौके लगते तो पाकिस्तान क्लोज भी जा सकता था। इमरान, मेरे ख्याल में जैसे बाबर ने भी कहा कि तीनों रिजल्ट जो है वो आखिर में पॉसिबल थे, लेकिन जीत के लिए पाकिस्तान गया। तो सरफराज की इनिंग की बड़ी दाद देना पड़ेगी ऐसे मौके पे, जब दोपहर में लग रहा था टेस्ट मैच में कि बिल्कुल पाकिस्तान को कोई चांस नहीं है। ड्रॉ तो छोड़िए, पाकिस्तान को जीत के भी करीब ले आए। बिल्कुल देखें, जितनी इस इनिंग्स की तारीफ की जाए वो कम है। और ये चीज़ आपको जो हम T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट है उसमें देखने को नहीं मिल सकती। बहुत ही इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर था, शायकीन उनसे बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे। मैनेजमेंट पर काफ़ी ज़ोर था कि इनको खिलाएं, और जिस तरह से उन्होंने इस सीरीज़ में परफॉर्म किया है, मैन ऑफ द सीरीज़ रहे हैं, 300 से ज़ायद उन्होंने रन्स बनाए और बता दिया है कि उन 35 साल के होने के बावजूद अभी भी उनकी 2-3 साल की क्रिकेट बाकी है। अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। सवाल भी हुआ कि आप कितना खेल सकते हैं, ज़ाहिर है जवाब तो उन्होंने ये दिया कि जितना वो फिट हो, जब तक वो फिट है वो खेल सकते हैं। लेकिन जो हमने ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखा था यहाँ पे नेशनल स्टेडियम कराची में, वो बहुत ही एक्साइटिंग था। लेकिन उसके बाद जो ये वाला टेस्ट मैच था, इस टेस्ट मैच ने उसको भी पीछे छोड़ दिया है। हर बॉल पर इतना लाउड चेयर हो रहा था, हर बॉल पर इतनी ज़बरदस्त जो है वो शायकीन सपोर्ट कर रहे थे। नसीम शाह और अबरार को जितना यहाँ पर क्रेडिट दिया जाए कम है, क्योंकि इतने प्रेशर सिचुएशन में जब 10 फील्डर्स आपके अराउंड में लगे हुए हों और 3-4 ओवर आप स्पिनर्स के, जो कि इस सऊदी और ब्रेसवेल और एजाज पटेल जो कि अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, उनके ओवर्स अगर आप 3-4 ओवर्स निकाल दें तो फुल क्रेडिट जाता है उनको। जो जो सरफराज ने 150 या सऊद ने 150 गेंदें खेली हैं, वो अबरार ने और नसीम ने जो 20-20 15-15 गेंदें खेली हैं, उतना ही बराबर क्रेडिट जाता है। वरना अगर वो आउट हो जाते तो सरफराज की भी मेहनत पे पूरा पानी फिरता है, सऊद शकील की भी, जी सलमान अली आगा की भी। तो ये बहुत मज़ा आया मतलब आज टेस्ट मैच में। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा टेस्ट मैच। और सरफराज अहमद यकीन तौर पर इसके हीरो, मैन ऑफ द मैच भी मिला, मैन ऑफ द सीरीज भी मिला। उनका क्या कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको दिखाते हैं। देखें, जहाँ तक रही बात वो सेशन के, देखें वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था, क्योंकि उसके बाद जो सेशन होना था वो भी तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे का सेशन होना था। तो हम सेशन बाय सेशन चल रहे थे और लेके चल रहे थे, क्योंकि विकेट इन हैंड्स रखना जो है ना वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 4 विकेटें हमारी लंच पे गिर चुकी थी। तो बस यही प्लान थी कि जितना मैच को ट्रैक किया जाए, फिर आखिरी सेशन में देखेंगे कि कहाँ पे। फिर आपने देखा कि आखिरी सेशन पे हमारी इंटेंट थी, अगर वहाँ पे सऊद या सलमान अली आगा मेरे साथ लंबा खेल जाते थे तो डिफरेंट हो सकता था। और जहाँ तक रही सेलिब्रेशन की, बट डेफिनेटली देखें इमोशनल तो बिल्कुल भी थी बिल्कुल। और क्योंकि पहली 3 इनिंग में जो है बहुत करीब पहुँच गया था, नहीं हो पाई थी। और अपने होम ग्राउंड पर एक ख्वाहिश थी कि, क्योंकि काफ़ी जैसे अब नई चीज़ें आई हैं, तो यहाँ पे जब लोग सेंचुरी करते हैं तो वो ऑनर्स बोर्ड पे जाके दिखते हैं, नाम लिखते हैं, तो वो हमेशा के लिए यादगार रह जाता है। तो वो एक ख्वाहिश थी, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो आज ख्वाहिश पूरी हो गई। सरफराज अहमद के आपने व्यूज सुने और यकीन तौर पर बड़ा शानदार कमबैक रहा। और इमरान, बहुत तारीफ करना पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी टीम भी अंडर प्रेशर हो, होम सीजन का अख्ताम हो रहा हो, सरफराज ने ना सिर्फ पिछले टेस्ट में बल्कि इस टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्तों से भी बचाया। और फिर जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, उन्होंने एक दफा अपनी क्लास शो की कि स्पेशली पाकिस्तान की विकेटों पर अगेंस्ट स्पिनर उनसे बेहतर कोई बैट्समैन नहीं है। और न्यूजीलैंड बड़ी हद तक उनकी बेहतरीन बैटिंग पे सऊद शकील की तारीफ करना पड़ेगी। सीरीज में बहुत अच्छा खेले, आगा सलमान भी। हमारा लोअर मिड ऑर्डर बड़ा शानदार खेला। बिल्कुल, टॉप ऑर्डर आपका कंसर्न रहा। जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक आउट हो रहे हैं, जिस तरह से शान मसूद आउट हो रहे हैं, उसके बाद आपको स्ट्रगल में ये पूरी सीरीज़ में टीम और नीचे से बड़ा सहारा मिला है। जहाँ तक आपने सरफराज अहमद की बात की, बिल्कुल हमने पहले भी बात की उनकी। आज हम देख रहे थे नेशनल स्टेडियम में उनकी वाइफ भी मौजूद थी, उनकी वालदा पहली मरतबा आई थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में पहले ज़ाहिर है एक ही टेस्ट मैच वो खेले थे, दूसरा आज खेल रहे थे। उनको कोई चांस नहीं मिला। 49 टेस्ट मैच उन्होंने बाहर खेले हैं, लेकिन पहली मरतबा उनको होम ग्राउंड पर 2 टेस्ट मैचेस मिले जिसमें उनको चांस मिला है। तो जी बहुत ही उनके करियर के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी जो उन्होंने फुल टाइम कैश किया है। इसको बोलते हैं आप, जब आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करते हो, जब वो अपॉर्चुनिटी आती है तो आपने दोनों हाथों से उसको ग्रैब किया। और अब जो है वो मैनेजमेंट और जो दीगर कैप्टन है, वो विकेट कीपिंग पे ज़रूर एक कंसर्न ज़रूर है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बैटिंग में परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि आज अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता तो
बहुत ही एक मतलब ये क्लासिक इनिंग्स में एक शुमार होती है। जिस तरह से असद शफीक ने ऑस्ट्रेलिया में जो इनिंग्स खेली थी लेकिन फिनिश नहीं कर पाए थे, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। अगर टीम मैनेजमेंट यहाँ मैं समझता हूँ कि आगा सलमान से पहले अगर हसन अली को भेज देती, 2-4 शॉटें उनकी लग जाती, फिर जो है वो इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड प्रेशर में आ जाता। ठीक है, नेशनल टीम कराची में जो टेस्ट मैच हमने देखा, आई थिंक जो कराची में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच, जैसे मैंने कहा बाबर की इनिंग और सरफराज ने जिस तरह एक बिल्कुल मुश्किलात में घिरी पाकिस्तान टीम को ना सिर्फ बचाया बल्कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान जीत के करीब आ गया था। रिजवान एहसान अली जो कि एसोसिएट प्रेस से इनका ताल्लुक है और बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, आप क्या कहेंगे सर, ये जो टेस्ट मैच है जिस अंदाज से फिनिश हुआ, दिल की धड़कनें तेज और तीनों रिजल्ट पॉसिबल थे, लेकिन आखिर में थोड़ा मैं कहूँगा कुदरत का निज़ाम, वो लाइट यहाँ पर आ गई, तो लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग टेस्ट मैच फिनिश हुआ। इससे ज़्यादा एक्साइटिंग टेस्ट मैच मैंने तो बहुत ही कम देखे होंगे। और जिस तरह सरफराज ने बैटिंग की और जिस तरह वो पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में वापस लाया, स्पेशली जब लंच से पहले 80 रन पे हमारे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था शायद ये टेस्ट मैच टी तक भी ना चल सके। लेकिन सऊद के साथ जिस तरह उसने बैटिंग की, फिर उसने आगा सलमान के साथ जिस तरह बैटिंग की, तो जितनी भी तारीफ़ की जाए मेरा ख्याल है सरफराज की कम है। बैड लाइट का जो अंसर है वो क्योंकि लॉज इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि कभी अंपायर 5:30 बजे हमने देखा पिछले 3 टेस्ट मैचों में, यहाँ पे 5:31 से ऊपर मैच नहीं जाता था। आज क्योंकि टेस्ट मैच का लास्ट डे था, अंपायर्स ने अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश की कि इसको लेके जाए जहाँ तक ये जा सकता था, लेकिन वो वाकई उस वक्त आखिरी अगर 21 बॉलें जो हमारे 2 टेल एंडर्स ने खेली, मेरे ख्याल में आखिरी 6 बॉलें पहले भी लाइट को इतनी ज़्यादा खातिर खा अच्छी नहीं थी कि मैच इतना लंबा चला। रिजवान डेफिनेटली आपके ख्याल में, मैंने बाबर से भी सवाल किया, टीम सऊदी भी, क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक चलना था, क्योंकि शायद पाकिस्तान भी एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा होगा कि इतनी प्रेशर में इतनी ब्रिलियंट टेस्टिंग 100 जो सरफराज कर देंगे, ऑलमोस्ट 70 का स्ट्राइक रेट। बट आखिरी अगर मैं आपसे पूछूं रिजवान, आपने बड़ा एक्सपीरियंस है, जो 30 मिनट्स थे जिसमें लाइट का भी मसला था और बाकी चीजें भी थी, हम क्या और बेहतर कर सकते थे? हम मेरे ख्याल में जो सरफराज और सऊद शकील की जो पार्टनरशिप थी, जो मिडिल सेशन था पाकिस्तान ने, उसमें मेरा ख्याल है हमने 26-27 ओवर में सिर्फ 54 रन बनाए। तो अगर उस मिडिल सेशन में हम थोड़ा सा एक्सेलरेट करते, और मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करना चाहिए था, शायद हो सकता है सऊद शकील क्योंकि उस टेम्परामेंट के हैं नहीं कि वो अग्रेशन शो कर सकें, और इसी वजह से आपने देखा कि उन्होंने जैसे एक चौका मारा और फिर अगली गेंद पे वो आउट हो गए। लेकिन वो 54 रन शायद नहीं कुछ सही बात बनती हुई नज़र आ रही थी। और अगर वो सरफराज के स्ट्राइक रेट को तो शायद वो ज़ाहिर नहीं मैच कर पा रहे थे, लेकिन उसमें हमें 20 से 25 रन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने कम बनाए। बिल्कुल, और जो कह रहे हैं कि शायद थोड़ा बेहतर खेलते। सरफराज की अमेजिंग कंसिस्टेंसी, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, आई थिंक इतना ड्रीम उनका जो कमबैक हुआ है, और आई थिंक इस लिहाज से मास्टर स्ट्रोक जरूर था कि कराची की विकेटों पर बहुत ज्यादा खेले हुए हैं, उनका शहर है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, और हमें पता था कि स्लो विकेटों पर और फिर पाकिस्तान का मिड ऑर्डर में प्रॉब्लम, तो बहुत वो कहते हैं ना, कभी वो कहते हैं ना एक पजल में जब वो एक पीस मिस होता है वो ठीक आके फिट हो जाता है। सरफराज ऐसे ही इस टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में आके फिट हुए। नहीं, मेरे ख्याल में जो 4 साल का वेट था सरफराज का, वो हमें पहले टेस्ट में भी नज़र आया और दूसरे टेस्ट मैच में भी। हाँ, अगरचे मेरे ख्याल में उनसे शायद विकेट कीपिंग के शोबे में काफ़ी गलतियाँ हुई, लेकिन ये एक नेचुरल है। आप जब 4 साल के बाद आते हैं तो आप हर शोबे में उस तरह एक्सलरेट नहीं कर सकते, तो शायद थोड़ा सा उन पर प्रेशर भी था कीपिंग के दौरान, तो इसलिए उनको थोड़े से मसले मसाइल हुए। लेकिन वैसे अगर आप देखो तो जो उनकी बैटिंग थी, जो उनकी फाइटिंग स्पिरिट थी, और अभी आपने बात की ना स्पिनर्स को खेलने का, तो पता नहीं आपने नोट किया होगा कि नहीं किया कि वो सेकंड सेशन में जब सऊद शकील के साथ स्लो भी जा रहे थे तो उन्होंने 50 अपना इश सूदी की बॉल पे स्वीप मार के चौका मारा। तो उनका जितना स्ट्रॉन्ग स्वीप था, और जिस तरह आपने कहा कि वो इस विकेटों के ऊपर, जाहिर है उनका होम ग्राउंड है, उनका होम क्राउड था, अगर जो वो क्राउड बहुत छोटा सा ही था, लेकिन फिर भी उनका जो तजर्बा था कराची की विकेटों पे खेलने का, वो हमें बिलाशुबा इन दोनों टेस्ट मैचेस में नजर आया। ठीक है, कुरान में जो है वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, एशिया कप का मामला बड़ा हीटेड हुआ है, और एसीसी ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी के खिलाफ भी प्रेस रिलीज निकाला, लेकिन बहुत सारी टेक्निकलिटीज पे बात करेंगे क्विकली। आखिर में आप पहले रिपोर्ट देख लीजिए कि मामला है क्या।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट कैलेंडर ईयर से मुताल्लिक एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक तरफा फैसला मुस्तरद कर दिया। पीसीबी ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि सालाना कैलेंडर की तश्कील के लिए 13 दिसंबर से अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई। पाकिस्तान एशिया क्रिकेट कप 2023 का मेजबान है, इसलिए एसीसी को अपनी तजावीज़ की मंजूरी के लिए पाकिस्तान से मशवरा करना जरूरी है। लेकिन सदर एसीसी जय शाह ने एक तरफा फैसला जारी किया। एसीसी ने जुम्मे को पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी के बयान पर रद्द अमल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एशियन क्रिकेट कैलेंडर ईयर का ऐलान तमाम कवायद और ज़वाबित मुकम्मल करने के बाद फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटी की इजाज़त से जारी किया गया। शेड्यूल जारी करने से कबल पीसीबी से भी बजरिया ईमेल राब्ता किया गया, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई एतराज नहीं किया। नजम सेठी का सोशल मीडिया पर बयान बेबुनियाद है और एशियन क्रिकेट काउंसिल इसे मुस्तरद करती है। नजम सेठी ने एसीसी के सदर जय शाह के एक तरफा तौर पर कैलेंडर जारी करने के ऐलान पर तंजिया ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल भी आप ही बना दें। रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अब वनडे सीरीज की बात करते हैं और मुझे लगता है कि हम सब बड़े खुश होंगे पाकिस्तानी फैंस, और स्पेशली सोशल मीडिया पे अगर हम देखें वो कहते हैं जी ब्रिंग इट ऑन द ओडीआई क्रिकेट। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई, 8 टेस्ट मैचेस जो है वो हम होम सीजन में खेले, कोई जीत ना सके। सो गुड चेंज कमिंग अप। पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छी चेंज है, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में पिछले साल जिस तरह हमने परफॉर्म किया है वो फॉर श्योर हमारी रेड बॉल क्रिकेट से तो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस रही है। और बाबर आजम के लिए भी अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है रिलैक्स होने का टाइम होगा कि अब नए प्लेयर्स भी आएंगे उसके अंदर। हमने हारिस सोहेल को देखा, उनकी कमबैक हो रही है, शान की कमबैक हो रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस सीरीज में तो फेवरेट ही होगा। सिर्फ इस वजह से नहीं कि क्योंकि न्यूजीलैंड हल्की टीम है, इस वजह से कि हम कंसिस्टेंटली जो है वो वाइट बॉल में बेहतर खेलते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चेंज होनी चाहिए, ना सिर्फ तमाशाइयों के लिए कराची के, बल्कि बाबर आजम के लिए भी। अच्छा, डेफिनेटली वर्ल्ड कप का साल है रिजवान भाई, और मैंने बाबर से और शायद अफरीदी से भी सवाल हुआ था, एशिया कप पता नहीं हो या ना हो, लेकिन हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये 3 वनडे हैं, फिर आगे से 4 या 5 हैं। अफगानिस्तान के वनडे से अभी तक कंफर्म नहीं है, एशिया कप का पता नहीं, कहीं शॉर्ट ऑफ हम मैच तो नहीं हो जाएंगे। ये एक्सक्यूज तो नहीं है, लेकिन शायद ज्यादा क्रिकेट होती तो बेहतर होता, क्योंकि हम मिडिल ऑर्डर के अंदर, मैच फिनिशर के अंदर, ऑलराउंडर के अंदर भी तजर्बात से गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ये राइट टाइम था शाहिद अफरीदी के लिए कि वो हमें कोई ऐसा न्यूक्लियस दे देते। अभी उन्होंने 16 खिलाड़ियों का ऐलान किया है, अभी इसमें शाहीन अफरीदी भी नहीं है जिनका ज़ाहिर है कमबैक होना है, इसमें शादाब नहीं है, वो भी अभी इंजरी का शिकार है। तो कोई ऐसा न्यूक्लियस होना चाहिए कि अगर हम इन 16 खिलाड़ियों से ये 3 मैचों की सीरीज खेल रहे हैं तो फिर ये 16 खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी गुम ना हो जाए। तो हमें अब कंसिस्टेंटली यही अपने, जिस तरह इंडिया में हुआ है कि उन्होंने अपने 20-22 प्लेयर्स जो है वो फाइनल कर लिए हैं, तो पाकिस्तान को भी चाहिए मेरे ख्याल में कि अब अपना 18-20 का पूल फाइनल कर ले, ताकि इस वर्ल्ड कप ईयर में हमें फिर ये ना हो कि बाय द टाइम वर्ल्ड कप आए तो हमें यही ना पता हो कि हमारे फाइनल 15 क्या है। आपको क्या लगता है ये जो खासतौर पर खुशदिल शाह के ऊपर कुछ बात लोग करते हैं, इफ्तिखार नहीं है, ऐसे लगता है मिड ऑर्डर में रिजवान भाई इनएक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया है, और यही मसला हमें थोड़ा T20 में भी है, जहाँ पे हमारे पास कोई मतलब तजर्बेकार मंझा हुआ प्लेयर नहीं है, तो टाइम देना चाहिए प्लेयर्स को। दूसरा, मुझे इफ्तिखार और खुशदिल, आसिफ, हैदर चारों एक साथ T20 में आए थे और फिर अब चारों ही सिस्टम से आउट हैं। आपको हैरानगी हुई शायद इफ्तिखार लोग कहते हैं क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है और बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, एक रिलायबल हमारा पार्ट टाइम ऑप्शन बन सकता है, और आपको हैरानगी हुई कि उनको शामिल ही नहीं किया गया। दोनों पे हैरानगी हुई, इफ्तिखार पे भी और खुशदिल पे भी। आसिफ और मैं हैदर की इसलिए बात नहीं करूंगा कि वो आपके प्राइमरीली जो है वो T20 के प्लेयर्स हैं। तो इफ्तिखार और खुशदिल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा फिनिशर नहीं है जो चेज करते हुए स्पेशली कि खुशदिल शाह, और दोनों पे, बल्कि खुशदिल शाह पे भी और इफ्तिखार, दोनों को मेरा ख्याल है अगर 2 को नहीं रखना चाह रहे थे शायद को, तो एटलीस्ट आपको एक को तो कैरी करना चाहिए, क्योंकि काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि दोनों आपके वाइट बॉल खेलते हुए आ रहे हैं। अब ऑल ऑफ अ सडन आप उनको सिस्टम से आउट कर रहे हैं, तो क्या आगे अभी आपकी श्योरिटी नहीं है कि आपने एशिया कप होना है, अफगानिस्तान वाली सीरीज होनी है, तो ओडीआईज आपके इतने हैं नहीं है, तो उन लड़कों को भी आप 16 की जगह 18 का स्क्वाड कर लेते हो। होम सीरीज है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उन प्लेयर्स को कैरी तो करो। ठीक है, और बैकअप वाला जो ऑप्शन है, खासतौर पर मैं देख रहा हूँ जो ऑलराउंडर वाला शोबा है, शादाब खान और ये आपके पास नवाज हैं। आई थिंक पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 की अगर हम तैयारियों की बात करें, शायद इसी जो शोबा है हमारा, जहाँ शादाब नवाज आ जाते हैं, मुझे लगता है कि हम T20 की तरह वनडे में एक अच्छी टीम बन सकते हैं, अगर सिर्फ हमें एक मिड ऑर्डर में एक अच्छा प्लेयर मिल जाए, बिकॉज ये डेप्थ भी देते हैं आपको,
रिलायबल ऑप्शंस हैं। और वर्ल्ड कप जो कि 2023 का जो जी भाई इंडिया में, तो शायद ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में कोई और होता है तो हम सोचते हैं कि शायद हमें, लेकिन अगेन वो एक आमिर जमाल हो या दूसरे ऑप्शन है, थोड़े ऑलराउंडर हमें ट्राई करने पड़ेंगे, ग्रूम करने पड़ेंगे। शायद मेरा ख्याल है कि शायद अफरीदी की यही सोच हो, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप होना है तो आप सीमिंग ऑलराउंडर की ऑप्शन पे नहीं गए और प्लेयर्स लाइक फ़हीम अशरफ वगैरह आपने नहीं सेलेक्ट किए। तो अब देखना पड़ेगा कि इन ऑलराउंडर्स के साथ अगर नवाज, और अभी तो फिलहाल नवाज ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इन 3 ओडीआईज में हमें फिनिशर भी शायद नजर आए और हमें एक स्पिन का ऑप्शन जो है वो दे सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान एहसान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल भाई साहब। तो जनाब, प्रोग्राम के हिस्से में अब हम मौजूद हैं नेशनल कराची के अंदर, और यहाँ पे चुके हैं बहुत सारे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, वो काम कर रहे हैं। मैं सोचा यही पे जो है वो उनसे बात की जाए। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने मसरूफियत से वक्त निकाला। सर, बूम बूम स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई और बड़े पॉपुलर चीफ सिलेक्टर हैं, लोग समझते हैं कि शायद चेंजेस होनी चाहिए थी, वो शायद उन्होंने की। आपकी क्या राय है सोडिया स्क्वाड के मामले में? देखिए, मेरे ख्याल में जो टीम का अनाउंसमेंट तो बड़ा अच्छा किया, जो मुस्तहिक लड़के थे जिनको कि माजी में नजरअंदाज किया जाता रहा, खासतौर पर हारिस सुहेल की वापसी हुई। लोग कहते हैं कि 50 ओवर्स के लिए वो आइडियल बैट्समैन है, फंस के खेलता है, और 2-3 साल के बाद उसको लाया गया, उसको पिछले सिलेक्शन कमेटी ने नजरअंदाज किया। उसके अलावा तैयब ताहिर जो एक नया उभरता हुआ बैट्समैन लाहौर का, उसने पाकिस्तान कप में अच्छा परफॉर्म किया, उसकी वापसी हुई है। कामरान गुलाम ने अच्छा परफॉर्म किया। उसामा मीर के बारे में शायद अफरीदी कह रहे हैं कि उसकी वापसी तो हुई है, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि इतने सारे लेग स्पिनर्स हम पहले ही ट्राई कर चुके हैं। उसामा मीर पहले भी माजी में वो एक दफा रैंकिंग में रहा था, लेकिन ओवरऑल फिर फखर जमान को इन्होंने टीम में रखा है, शान मसूद भी टीम में। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है। और शाहिद अफरीदी आपको पता है अपने दफा ब्लंट है, उन्होंने कह दिया कि शादाब खान से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा वो उंगली की तकलीफ की वजह से प्रॉपर तरीके से नहीं खेल रहे, तो उन्होंने कहा बॉलिंग करो, उन्होंने बताया। तो मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी ने एक अच्छा स्टेप लिया, और आप भी मौजूद थे, आपने भी सवाल किया, तो उन्होंने लोगों के जवाब इस तरह से दिए कि मुतमईन किया, उन्हें कोई हैंकी पैंकी नहीं की। डेफिनेटली। देखिए सर, एक अभी मैं एंड्रू मैकलीन से बात कर रहा था, न्यूजीलैंड के जर्नलिस्ट का। मैंने मुल्तान वाली जो सीरीज कवर की, कुछ साहब वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़े मतलब इफेक्टिव थे, और उनकी T20 फॉर्म अच्छी है। क्या समझते, थोड़ा सा जब हमने लॉन्ग रन दिया था उनको एटलीस्ट हम अपने मिक्स में रखते, बिकॉज हमारे पास बिल्कुल ही मैच फिनिशर नहीं और इनएक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल में खुशदिल शाह को आइंदा आने वाले वक्त में मौका मिलेगा, उन्हें मौके तो मिले। खुशदिल शाह को फिर बदकिस्मती रही, वो T20 वर्ल्ड कप के लिए गए, नहीं खेल सके, रिजर्व में थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये अच्छी टीम है। खुशदिल शाह को डेफिनेटली मौका मिलना चाहिए। मुल्तान का मुझे अच्छी तरह से याद है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन फिर उसके बाद उनकी फॉर्म जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रही। कभी तो वो रन्स करते थे, कभी नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज, ये रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी और नेशनल सेलेक्टर्स के जहन में होगा, जिसकी वजह से खुशदिल को उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उसको उन्होंने बताया कि राइट ऑफ नहीं किया उनको। ठीक है सर, ओवरऑल हम देखें के बाद भाई, तो हम होम सीरीज में टेस्ट सीरीज अच्छा नहीं खेले, लेकिन हम T20 में वनडे में बेहतर खेलते हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जल्दी से टेस्ट सीरीज जब खत्म होती है, वनडे सीरीज आए ताकि हमें जल्दी मार धार चौके छक्के देखने को मिले। हम बेहतर हैं उस टीम में, और उम्मीद करते हैं कि इस फॉर्मेट में पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। देखिए, उम्मीद तो करनी चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त वनडे रैंकिंग में नंबर 1 टीम है और पाकिस्तान की टीम 5वें नंबर पर है। तो पाकिस्तान के लिए मुकाबला तो होगा, लेकिन होम ग्राउंड पर, होम कंडीशन में मैं समझता हूँ अब्दुल पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा एडवांटेज है कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि ये वनडे वर्ल्ड सुपर लीग का हिस्सा है ये सीरीज। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ और पाकिस्तान की अगर आप माजी में देखें वनडे की परफॉर्मेंसेस को 2022 की, कोई इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं रही है। और हमारी बैटिंग का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे बैट्समैन पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाते। गालिबन यही वजह है कि हारिस सुहेल को उन्होंने रखा है कि कोई एक ऐसा बैट्समैन है जो फंस के खेले। तो मैं समझता हूँ T20 वनडे सीरीज में एज कम्पेयर टू T20 पाकिस्तान को थोड़ी सी स्ट्रगल करनी होगी। पाकिस्तान T20 की बेहतरीन टीम है, लेकिन अब वनडे सीरीज में क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय है, पाकिस्तान को न्यूजीलैंड पर अपर हैंड हासिल रहेगा अपने होम ग्राउंड और होम कंडीशंस की वजह से। बाकी आखिरी सवाल, बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। शायद ने खुद कहा कि मेरी ये जो है ना लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मैं इंटरनल चीफ सिलेक्टर हूँ, नया चीफ सिलेक्टर भी आना है, फिर हेड कोच के हवाले से भी हम खबरें सुन रहे हैं कि ऑब्वियसली उनको भी तो बहुत कुछ है जो पाइपलाइन में है। और अभी पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे ट्रांजिशन पीरियड में है जैसे लगता है कि सेट नहीं हो पा रही है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नजर सेठी साहब की टीम पर कि ये जो एक अफरा तफरी मची हुई है, ये काम चूंकि बोर्ड के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। अभी तो वेंटिलेटर पर है, जो ये मैनेजमेंट कमेटी है, ये वेंटिलेटर पर है, क्योंकि 4 महीने का इनको टाइम दिया गया है जो डिसीजन ले रहे हैं। फिर दूसरे रमीज राजा साहब जो बिल्कुल मैदान में बाहर आ गए, जिस तरह इन्होंने
या जो जिस तरह से जो थे कि भाई रमीन राजा ने इतने खर्च किए, सेठी साहब ने इतने मांगे, रमीन राजा ने भी कर दिया है, तो उनके दौर में क्या हुआ, वो भी एक ग्राफिक्स की मदद ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अभी हिम्मत नहीं हारे। लेकिन अब मुझे लगता है कि दूसरी बारी उनकी मुश्किल है, बैट्समैन है, उनको खुद इस बात का अंदाजा है कि दूसरी बारी नहीं आएगी। नजम सेठी और उनकी मैनेजमेंट कमेटी के लिए इम्तिहान है कि कौन से वो ऐसे फैसले करते हैं और फिर इनका मैंडेट क्या है, फिर पाकिस्तान के सियासी हालात क्या है, क्या कोई तब्दीली आती है तो ये जाते हैं। तो इसलिए नजम सेठी एक स्मार्ट आदमी है, वो अपने कार्ड स्मार्ट तरीके से खेलेंगे। मुझे लग रहा है कि वो डिसीजन तो जरूर लेंगे, जिस तरह उन्होंने 154 लोगों को फारिग किया आई की बहाली के हवाले से, वो सब प्रॉपर तरीके से आए। वरना अब्दुल गफ्फार ये होता कि चेयरमैन बन जाते, वो चेयरमैन नहीं बने पीसीबी के, मैनेजमेंट कमेटी का अनाउंसमेंट हुआ, उसके चेयरमैन बने। तो स्मार्ट कार्ड्स खेलें और आइंदा आने वाले वक्त में देखें क्या होता है। बहुत शुक्रिया इकबाल मिर्जा, इकबाल भी हमारे साथ मौजूद थे। बात कर रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड टेस्ट और वनडे सीरीज की, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज आई थिंक जो क्रिकेट की हुई है वो ये है कि जो गैर मुल्की टीमें हैं वो पाकिस्तान आई और गैर मुल्की मीडिया भी पाकिस्तान आया और वो यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान का जो दुनिया भर में गया है। और न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले जर्नलिस्ट एंड्रयू मैकलीन जो कि 5वीं मरतबा पाकिस्तान आए हैं, उनसे हम बात करते हैं उनके एक्सपीरियंस के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रयू, वेलकम टू पाकिस्तान and you've been here for the 5th time, so must have been a very enjoyable time for you now and of course in the past trips. Yes, you need to say welcome back to Pakistan. Yes. So yes, 5 times over the year of 2022, starting with the Australian series in March. But after like 1 week here, after the first test in Pindi against Australia, I decided to head north. I even went skiing in Malam Java. So actually Andrew covered the last home season in Pakistan better than me, because I was just covering in Karachi but he was covering it all over Pakistan, but that's great. Andrew, obviously international cricket returned to Pakistan after a very long time, but we've seen and now they have become friends as well. The Australian media was here, the Indian media was here. I think this is the biggest thing Pakistan achieved. Definitely they will bit disappointed, not bit, much disappointed. We haven't won any of the home test series win. But I think that perception now being changed. The people in England, Australia, New Zealand, now they've seen their team playing in Pakistan. People like you and many other journalists covered in Pakistan. I think this is the biggest game of the 2022 for Pakistan cricket. Oh, definitely. And just on that, I mean, yes, back in March when Australia was touring, I mean, the PCB went to a huge amount of effort to accommodate and make everyone feel welcome. They gave us lovely gifts, like a nice PCB tie and a little mini trophy and everything. And I guess what's just disappointing slightly about it, after the great presence by the English, particularly during the Test series here, there's not enough Kiwi journalists here. And you could argue it's because it's during the New Zealand summer holidays, but actually I would have thought that's the perfect time to come. So there's no press journalists here, written press. I think I'm the only person doing radio here, and our other TV guys. So I would like to think that more people will arrive for the one-day series, see Karachi for themselves. It's obviously a lovely time of year to be here, even though it's winter. Yeah. But yeah, I think that it has been a big thing. Pakistan's getting a lot of positive press this year. So what is your biggest memory? You travel Pakistan a lot. You've been to Malam Jabba, one of the most beautiful places in Pakistan. Did you enjoy the winter, the snowfall, obviously you can do the zip line. I'm sure you did all there. But what was your great memory? You've been in Pakistan for the 5th time. So, and of course, definitely I would ask about the great food of Pakistan, the biryani, the korma, the street food. So, Andrew McLean, please tell us something about your journey, except the cricket one, especially those watching right now all over the world, people. Well, that's a big question. A lot of factors to consider. And actually, just for lunch today, we had chicken biryani. And I don't want to get into a debate about who's got the best biryanis, particularly when we're sitting in Karachi right now. No question, Karachi winner. Yeah, that's why I'm not debating it. But I have loved the food, the street food in particular. Very early on when I was in Rawalpindi, I tried chapli kebab for the first time in Raja Bazaar. And I've totally fallen in love with that. I had some in Islamabad the night before New Year's Eve. Really great big one, and they're just delicious. So I really like that aspect of it.
I've drunk so much tea. I have an absolute tea addiction now. But my best memory of Pakistan is actually the people I've met. As you know, I'm very active on Twitter. Yes. Lots of people contact me, and out of that, I've made like 3 or 4 really, really good friends. I've got a couple of cricket teams I play for here. So I guess it's a connection with Pakistan people that I've made. That's my best memory. And you obviously now think to talk about some cricket because Pakistan were very competitive against Australia. We lost only one test in Karachi. Babar played superb inning, one of the greatest, I think, fourth inning 100 we've seen here. That was memorable. But what do you think, as a neutral spread? I think you can give us a good idea. Maybe we just definitely not, get the understanding how it's possible that Pakistan not able to win a single test. Obviously, the Karachi test is ongoing. We don't know what the result should be the outcome. But what do you think? What Pakistan lack in general in Test cricket? And it's a very disappointing to see the Asian team not able to win a single test at home versus the non-Asian teams. Well, put it this way: I had a chat to Waka Yunus this morning, and I know it's been a long time since he played, and it'd be totally unfair to compare, bowlers now to bowlers of his caliber in his career. But I asked him the question because I was curious. Because yesterday I was thinking to myself, why doesn't Bubba just declare? For exactly this reason. Give yourself a chance of a victory. Just take a bit of a risk, declare behind. I said to Waka, I said, would you have done that? He said, absolutely no way. And I said, why not? He said, because we don't have the bowling attack, So, and I think his point's a good one because if you think back to that Australian series, why did Pakistan ultimately lose that series? Draw in India, draw here in Karachi, they lost in Lahore because Australia's bowlers were better. They were able to find something in the wicket. What happened against England? Same thing. New Zealand doesn't have the same caliber of attack. We don't have people like Jimmy Anderson. But I think Pakistan's just lacking a well-rounded bowling attack at the moment. And you look at the fact that Abra is basically the main spinner right now. What's he playing? His 4th test? Yeah. That's tough, right? Yes. Of course, Shahid Afidi mentioned that he already bowled 200 plus hours. And of course, he actually himself a very, veteran cricketer. He said, if the more you played like this, people got to know about your skills. You get exposed. And he is right now exposed. Maybe definitely can make a good comeback by doing some more variation. In the end, I think, obviously, a lot of talk about the Test cricket. I will be a bit biased there because my team is probably very well. Let's move on to the ODI series now. Of course, Shahid Afidi announced the ODI squad in this national stadium. And of course, we have few changes there. And definitely the Italian chief selector, he tried to do something very quickly, in very short time like his batting. He himself said, I will not take much time like my batting. So he is the Italian chief selector just for the ODI series and for the ODI. So how do you see the competition in the coming ODI series? I think that will be definitely much more competitive. And of course, Pakistan always a very good competitive side for the Limited Over series. Yeah, I mean, the thing you've got to remember is that, over the last, since 2019, New Zealand's been super competitive in all formats. Okay, our test form has dropped off a lot since we won the World Championship 2 years ago, including a loss to Bangladesh at home. So, New Zealand's form, I suppose what I'm trying to say is that we're competitive in all formats, and we haven't played a lot of one-day cricket lately. Of course, we played the T20 matches. But I'm expecting it to be a very even contest. There's a slight change to our side, but the bulk of the players are still there. We've got Devon Conway, Tom Latham, Kane Williamson, Glenn Phillips, who else? Darryl Mitchell. So these guys are all here. They're used to the conditions. So I'm expecting us to be pretty competitive. But over the years, New Zealand's always had a problem against Pakistan. When Pakistan... It's starting since 1992 semi-final and they never recovered. Is like that? Pretty much, and please don't remind me of that again. New Zealand is the only team to whom we actually say that because Australia is the same to us for since 1980s, I guess. Yeah, exactly. But no, we have struggled at times against Pakistan, but at times we've actually won quite easily as well.
But yeah, I'm expecting it to be pretty even. I'm a little bit surprised at some of the selections in the Pakistan side. I watched the West Indies series in Multan. I thought Kushal was really good. I've seen a couple of comments online already saying they're lacking this kind of finisher they call it these days. I thought he might have been someone to fill that role. But let's see what happens. Come 2:30 in about 3 days' time. Okay. Thank you, Mateen. I had great time in Pakistan. I had a lot of biryani, especially till you in Karachi. Thank you so much for having me. थैंक यू मैथलीन हमारे साथ थे कुरान में। आज के लिए इतना ही और मजीद बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अच्छी चीज़ ये है कि फॉरेन जर्नलिस्ट पाकिस्तान आ रहे हैं, दुनिया भर को बता रहे हैं कि पाकिस्तान अब माशाल्लाह कितना सेफ है, कितना पीसफुल है, और यहाँ पर आप जरूर आए, दुनिया को हमारा यही पैगाम होगा। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी पुरानी दिल्ली में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।